नमस्ते एवरीबॉडी, नमः शिवाय एंड अ वेरी हैप्पी ग्रेगोरियन न्यू ईयर। आशा करता हूँ 2026 आपके लिए एक रिकॉर्ड ईयर हो। और आशा करता हूँ कि भारत के लिए, जो मेरी जन्मभूमि है, यूएई के लिए, और बेसिकली नेट नेट सारे लोगों के लिए ठीक ही हो, और हमारे लिए ज़्यादा ठीक हो। राइट। तो माँ भारती और यूई के लिए तो डेफिनेटली मैं कामना करता हूँ कि लेट इट प्रॉस्पर। जो हमारे भारतीय हैं, कहीं भी रहते हो थ्रू आउट द वर्ल्ड, है तो भारतीय, है तो हमारे ही ना। तो सारों के लिए कामना करते हैं कि अच्छा साल हो। अच्छा, ये वीडियो बनाने का औचित्य क्या है? एक एक रीज़न होता है, एंड मैं एक बड़ा बिलीवर हूँ कि देर हैज़ टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाई। राइट। और दिन में मतलब कम से कम 10 यूट्यूबर्स के मेरे को मैसेजेस आते हैं कि कार्तिक जी एक इंटरव्यू चाहिए या पॉडकास्ट करना है। एंड मैं हार्डली बहुत ही लिमिटेड चैनल्स में जाता हूँ। क्योंकि मेरा ये समझना है कि एक तो मेरे को ओवर एक्सपोजर पसंद नहीं आता, सेकेंडली उतना टाइम नहीं होता, थर्डली आप क्या बोलोगे? मतलब मैं ऐसा नहीं हूं कि भाई एक जगह आपने बोल दिया बीजेपी जीतेगी, दूसरी जगह बोलेंगे कांग्रेस जीतेंगे। ये तो नहीं हो सकता। तो नेट नेट अगर एक आपके पास एक एनालिसिस है, आपने दो तीन लोगों को बता दिया, तो आई थिंक दैट्स फेयर इनफ। इसलिए मैं काफ़ी लोगों को थोड़ा वो नाराज़ भी रहते हैं कि भाई आप हमको टाइम नहीं देते हो। तो वो भी कई बार कमेंट सेक्शन में उनके ट्रोल्स भी वो लगा देते हैं, क्योंकि वो बोलते भी है कार्तिक जी हमारी भी बड़ी आर्मी है, आप हमको क्यों टाइम नहीं देते हो। तो एक सटल वे में उनका भी मैसेजिंग होता है कि भाई वी विल मेक योर लाइफ मिजरेबल, एंड प्लस आउटस्पोकन तो है ही हम। सो वो भी एक ब्लेसिंग तो है ही, उड़ता तीर भी ले लेते हैं। बट nonetheless I'll not stop speaking the truth that I feel is truth। मैं अपने एनालिसिस में रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन जानबूझ के मैं यू नो एक ऐसा एनालिसिस नहीं करूंगा किसी को खुश करने के लिए। वो दो चीज में फर्क होता है। राइट। आप जब क्रिकेट खेलते हो, इसको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा सकता हूँ, क्रिकेट खेलते हो तो जो खेलता है उसी के वाइट शर्ट पे वो ब्राउन हो जाता है या वो खराब होता है। राइट। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो बेसिकली दे स्टिक देयर नेक आउट, उनका कभी कभी प्रेडिक्शन रॉन्ग भी जाता है। तो दोस आर ऑल दी हैजर्ड्स। अल्टीमेटली वो खेल रहा है, 20 साल से 25 साल से उसका करियर है। नेट नेट कोई भगवान नहीं है, कोई ये नहीं क्लेम कर सकता कि कभी रॉन्ग नहीं जाता। सो आई एम ऑल्सो नॉट क्लेमिंग दैट। बट ये वीडियो का जो मेन रीज़न था कि काफ़ी लोगों को और ये मैं एक अपने रैशनल ऑडियंस के लिए बात कर रहा हूँ। राइट। वो जिनको मैं 1.5 GB गैंग बोलता हूँ, उनके लिए ये वीडियो कतई नहीं है, क्योंकि उनको जो जो सो रहा है उसको मैं लॉजिक के हिसाब से जगा सकता हूँ। जो सोने की एक्टिंग कर रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी यू नो जिसके लिए दल देश के ऊपर है, उसको मैं जगा नहीं सकता हूँ। और उसको मेरे को लॉयल्टी प्रूव करना भी नहीं है। राइट। क्योंकि यू आर नो बडी टू आस्क लॉयल्टी फ्रॉम एनी बडी। यू नो तो उस चीज़ पे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन एक ये पॉइंट मेरे को डिस्कस करना था कि लोगों को लग रहा है कि यार कार्तिक जी आप ट्विटर पे या एक्स पे यू हैव बीन अ लिटिल क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, एंड ऐसा क्यों हो रहा है। तो आई थॉट कि चलो थोड़ा मैं अपनी टाइमलाइन शेयर ही कर देता हूँ, सो दैट इट विल बी ईजियर। हाँ, ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो देखो, ये आप स्क्रीन पे देख पाओगे। तो ये था जो मैंने कल डाला था। राइट। लाडला डब्बे वाला, उस पे लोगों को थोड़ा पसंद नहीं आया कि भाई क्रिटिकल है। अच्छा, अभी आप इसको पढ़ो। राइट। ब्रेकिंग न्यूज़, मुंबई के जो डब्बा वाला की एसोसिएशन है उसने अनाउंस किया है सपोर्ट टू एनडीए। टर्निंग पॉइंट ऑफ मुंबई इलेक्शन, अभी जो बीएमसी का इलेक्शन चल रहा है उस संदर्भ में इसको ये कॉन्टेक्स्ट है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 35 years, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड होम्स फॉर मुंबई डब्बे वाला। हाँ। तो टेक्निकली कोई भी मतलब अनपढ़ भी हो वो समझ सकता है कि भैया एक योजना शुरू की गई है जहाँ पे सारे डब्बे वालों को घर मिलेगा।
उसके बदले में डब्बे वालों ने ये अनाउंस किया कि भैया हम एनडीए के लिए वोट करेंगे। राइट। तो अगर मैं लाडला डब्बे वाला बोलता हूं तो उसमें क्या कोई गलत चीज है यहाँ पे? देखो, कई बार हमको ये एक रैशनली समझना पड़ेगा कि भाई ये जो भारत में इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन जो चल रहा है ना, वो भारत को कितना डैमेज कर रहा है। और ये मैं कई बार बोल चुका हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप अगर और कुछ कर पाओ ना कर पाओ, प्लीज फॉर गॉड सेक, एटलीस्ट ये वन नेशन वन इलेक्शन तो कर दो, ताकि जो देना है लेना है वो सब एटलीस्ट एक बार में हो जाए यार। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? कि ये जो कांस्टेंट होता है ना, कि कभी लाडली बहन आपकी मुंबई में आएगी, फिर लाडली बहन आपकी बिहार में जाएगी, फिर लाडली बहन योजना आएगी अभी बंगाल इलेक्शन में, या चेन्नई में, तमिलनाडु में, असम में, तो मैं एज ए सिटीजन, ये मेरी एक जेन्युइन कंसर्न है कि जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहिए, और ना सिर्फ नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, लेकिन जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में भी। राइट, क्योंकि वो भी तो एक कंसर्न है ना हमारी, कि भले हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हैं, 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए, भगवान करे 10 ट्रिलियन की भी हो जाए, लेकिन अगर रैम्पंट करप्शन ऐसा ही होगा कि भाई हम रोड बनाते हैं और महीने के अंदर वो रोड टूट जाता है, और खड्डे वापस ऐसे ही हो जाते हैं जहाँ पे बच्चे लोग गिर के मर जाते हैं, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब आप लोग ज्यादा जानते हो। राइट। तो फिर कहीं ना कहीं कोई तो अकाउंटेबिलिटी आनी पड़ेगी ना। और मैं तो ये क्लियरली कह चुका हूं कि भैया मेरी एक्सपेक्टेशन कांग्रेस से जीरो है। तो वो बैरोमीटर मैं नहीं रखना चाहता हूं। जैसे मेरा कंपैरिजन, कई बार इंडिया का कंपैरिजन हम बांग्लादेश या पाकिस्तान से कर लेते हैं, भैया हमको उनसे कंपेयर ही नहीं करना है। राइट। सो वी आर कीपिंग आवर यार्डस्टिक सो लो कि भैया देखो उस टाइम पे तो ऐसा होता था, तो अभी तो ठीक है। तो भैया हमको उनसे कंपेयर नहीं करना है। हमको हमारे रास्ते रावलपिंडी या कराची या बांग्लादेश के लेवल के नहीं चाहिए। हो सकता है कोई अभी कमेंट में बोलेगा कि उनके पास ज़्यादा अच्छे रास्ते हैं, वो होगा। पर नेट नेट में जो कहना चाहता हूँ कि भाई हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, स्पेशली मैं अपनी वो बात कर सकता हूँ, मैं तो बीजेपी से एक्सपेक्ट करता हूँ ना, क्योंकि मैं हमेशा उनको वोट करते आया हूँ, मेरे पूरे परिवार में लोग उनको वोट करते हैं। जब भी इलेक्शन होता है मैं हमेशा कह चुका हूँ कि भैया मैं कितना भी क्रिटिकल रहूंगा, लेकिन कल को जब इलेक्शन होगा तो भैया जाके मैंने को वोट मैं बीजेपी को ही दूंगा। राइट। लेकिन वोट बीजेपी को दूंगा उसका मतलब ये नहीं है कि भैया आपके पास एक ब्लैंक चेक है और आप मेरे को बोलोगे कि भैया आप 5 साल में एक बार आना वोट करना, और फिर हमको कुछ मत पूछना, देश कैसे चलाना है हम चला लेंगे। सो वो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे। क्योंकि आप जब कहते हो कि स्वयं के ऊपर दल, दल के ऊपर देश, और अगर मैं देख रहा हूं कि भैया सर्टन डिसीजंस में दल की इंपॉर्टेंस देश के ऊपर हो रही है, बी इट इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन, या जो हिसाब से जो देश को मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि यार मैं जब भी वो एक क्रिएटिव देखता हूं ना सारे मीडिया चैनल्स पे, कि 5% ओबीसी, 10% क्षत्रिय, 5% ब्राह्मण, इतने परसेंट मुसलमान, इतने परसेंट ये, उतने परसेंट वो, तो मैं हमेशा यही सोचता हूं कि भैया दल कोई भी जीते देश हार रहा है। और ये एक बहुत ही जेन्युइन सॉर्ट ऑफ अ कंसर्न है मेरे लिए। और वो कंसर्न मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, इज प्योरली बेस्ड ऑन ज्योतिष रीजनिंग। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ऐसे ही हवा में बोल रहा हूँ। और ये कंसर्न लास्ट 2 साल में मैंने ज्यादा शो की है। और वो भी क्यों रीजन है वो भी मैं बताऊंगा, बेस्ड ऑन मोदी 3.0, जो स्वेरिंग इन चार्ट है उस पर मैं जाऊंगा। लेकिन करंटली मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया ये अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ लाडले डब्बे वाला, तो भाई गलत क्या बोल रहा हूँ, कोई मेरे को ये बताओ। क्या टेक्निकली ये स्ट्रेट ट्रेड ऑफ नहीं है? हाँ, हम उसको ये बोल सकते हैं कि यार ये तो कांग्रेस भी कर रहा है, या तो ये आम आदमी भी पार्टी भी कर रहा है, देखो ना कार्तिक जी, ये यहाँ पे भी हो रहा है वहां पे भी हो रहा है। एग्रीड। मैं उसमें मतलब कोई ना ही नहीं बोल रहा हूँ। ये चीज मैंने तभी भी बोली थी जब आम आदमी पार्टी ने ये
महिलाओं को फ्री बस राइड दे रहे थे या फ्री का ये दे रहे थे। उस वक्त भी मैंने बोला था कि भाई नेट नेट यार, ये जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है अल्टीमेटली वो तो सारा फंड तो वहीं पे डाइवर्ट हो रहा है। जो एक्चुअली करना चाहिए वो तो हो ही नहीं रहा है। अगर आम आदमी पार्टी ने भी उस वक्त अगर एग्रेसिवली दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में कुछ किया होता, रादर देन जस्ट ब्लेमिंग के पराली की वजह से या जो वहाँ पे पंजाब में जो बर्निंग स्टबल बर्निंग हो रही है उसकी वजह से हो रही है, और जेन्युइनली अगर कुछ किया होता तो यू नो दिल्ली वुड हैव बीन बेटर। वो अलग बात है कि बाद में वो पंजाब जीत गए, तो उन्होंने फिर वो जिप लगा दी और फिर वो स्टबल बर्निंग के बारे में भी नहीं बोलने लगे। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर मैं वो पोल्यूशन के बारे में बोलता हूँ कि अभी जब डबल इंजन की सरकार आ गई है, और अगर पार्लियामेंट में अगर हम डिस्कशन भी नहीं कर रहे हो तो यार वो एक ऑनेस्ट ओपिनियन है ना भाई, कि भाई उसको बंकिम दा बोलना है या बंकिम बाबू बोलना है, उस पे हम करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं। वो करो आप, आपको जो करना है वो, अगर आपकी दल की पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है करो आप। लेकिन AQI देखो आप यार। एंड आई एब्सोल्युटली लव दिल्ली। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ यार मेरे को बॉम्बे से ज़्यादा यार दिल्ली ज़्यादा पसंद है। लेकिन आज के टाइम में आप देखो दिल्ली में लोग बोल रहे हैं कि कार्तिक जी यार मतलब बाहर की बात छोड़ो यार, घर में बैठ के हमारी आंखें लाल हो रही है और आंख में से पानी आता रहता है, इन स्पाइट ऑफ एयर प्यूरिफायर्स वर्किंग। तो ये कोई गलत चीज तो मैं नहीं बोल रहा हूँ यार। लेकिन बीजेपी को मैं कुछ ना बोलूं क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर कांग्रेस ने क्रिएट किया हुआ है तो भैया आप 11-12 साल से तो हो ना। ऐसा तो नहीं है आपका फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म होता तो अलग बात है, पर फर्स्ट टर्म तो है नहीं आपका। तो हमने भी पेशेंस रखा है। आप मेरा देख लो कि भाई कोविड का जब पीक पीरियड था, हाँ सेकेंड वेव था जब ऑक्सीजन वगैरह नहीं थी, तो लोग अगर क्या बोलते हैं, तब आई वॉज वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। तो लिंक्डइन में मैं काफ़ी कमेंट करता था, एंड यूट्यूब के भी काफ़ी वीडियोस में वगैरह अगर कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस है तो आप देखो। उस वक्त मैं क्लियरली बोलता था कि भाई आएगा तो मोदी ही। एंड दैट वाज अगेन बेस्ड ऑन ज्योतिष थिंग, कि भाई 2012 में मैंने जो प्रेडिक्शन किया था, जब कोई नरेंद्र भाई को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सपोर्ट की बात नहीं होती है कि कोई उनको चांस ही नहीं दे रहे थे, उस वक्त मैंने बोला था कि भाई अडवाणी जी इज अ स्पेंट फोर्स, वी शुड पुट नरेंद्र भाई मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, ही विल बी आवर प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, ही विल विन विथ ए मेजोरिटी और मिनिमम 3 टाइम के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये 2012 में मैंने बोला था। ये लता मंगेशकर और अपने क्या बोलते हैं, टाटाज वगैरह, वो रतन टाटा वगैरह, उन्होंने तो बहुत बाद में बात की। मैंने तो उनके बहुत पहले बोला था। तो उस वक्त मुझे ट्रोल किया जाता था कि अरे यार तू गुजराती है, यू नो तू तो ऑब्वियसली बोलेगा, ये है वो है। तो उस वक्त भी मैं लोगों को समझाता था कि भाई इट इज नथिंग टू डू विथ नरेंद्र भाई गुजराती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बेसिकली हिज हॉरोस्कोप इज ब्रिलियंट। एंड यू लुक एट हिज दशा, चंद्र दशा वाज टू स्टार्ट, मुझे याद होगा तो रफली मार्च 2013 में। और मैं आगे नरेंद्र भाई का चार्ट देख के आपको बताऊंगा कि क्यों वो प्रेडिक्शन मैंने बताया था। पर नेट नेट मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो यार ये किसी ने लिखा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए आपको सलाम। मैंने बोला यार वोट दे घर ले योजना है यार, लाडला डब्बे वाला। आई एम ट्रोल्ड फॉर सेइंग दिस वेल गवर्नमेंट इज एक्चुअली डूइंग दिस। तो तो अगर आप इस चीज के लिए आप मेरे को बोलोगे कि भाई ये एंटी नेशनल है या ये कांग्रेसी एजेंट हो गया है, तो भाई मतलब मेरे को आपसे कुछ मतलब मैं क्या बोलूं अभी। अगर हम रैशनल ऑडियंस है ही नहीं, और अगर नेशनलिज्म का मतलब यही है कि भाई 24 घंटा मोदी जी या बीजेपी को बटर लगाना है, तो फिर मैं क्या बोलूँ। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज शुड बी देयर, और काफ़ी जगह पे इनफैक्ट मैंने प्रेज भी किया है। आप अगर मेरी टाइमलाइन देखोगे, जैसे अभी कश्मीर में दे हैव डन सम वेपन्स ट्रेनिंग फॉर द पीपल,
और उनको वो आर्म्स एंड अम्यूनिशन देने वाले हैं। तो मैंने बोला सुपर, बहुत बढ़िया डिसीजन है। और मैं तो ये काफी टाइम से कह चुका हूं कि भाई कश्मीर में एक ही सॉल्यूशन है, जो उस वक्त जेकेएलएफ बोलती थी कि भाई देर इज ओनली वन सॉल्यूशन, गन सॉल्यूशन, गन सॉल्यूशन। और मैंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भाई बात तो वो ठीक ही बोल रहे हैं, खाली गन का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। राइट। तो जहां पे ठीक काम हो रहा है वहां पे ठीक काम ही, जहां पे नहीं हो रहा है भाई एटलीस्ट वहां पे तो मैं बोलूंगा ना। अच्छा, ये दूसरा चीज देखो, ये जो एशिया कप पे अभी जो लेटेस्ट हो रहा है, जहां पे मैंने बोला कि जो अपने जयशंकर जी ने हाथ मिलाया था। अच्छा, देख लेते चलो एक, लेट मी गो थ्रू दैट क्विकली। हाँ, ये वाला चीज, हाँ। अभी इस पे लोगों को पसंद नहीं आया है, दो सपोर्ट भी काफी आया है। मैंने ये जो जयशंकर जी ने इनसे हाथ मिला है, अभी ये अयाज सादिक है। और ये कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है बाय द वे, इट इज प्योरली जयशंकर जी विश। ही विश टू शूक हैंड्स, ही डिड दैट। ओके। और मैं इसमें कोई मॉरल वो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भैया ये जो 1.5 GB की गैंग, वो 1.5 GB की गैंग है क्या है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो भी काफ़ी लोग पूछते रहते हैं। मैंने एक आध जगह बोला भी है, लेकिन आई लेट यू नो। 1.5 GB की गैंग है ना, अंधभक्त ट्रोल्ड सूर्य कुमार यादव फॉर शेकिंग हैंड्स विद मोहसिन नकवी, डिक्लेयरिंग हिम एंटी नेशनल फॉर दैट डे। तो फॉर दैट डे मतलब आजकल क्या हो रहा है कि हम डेली बेसिस पे एंटी नेशनल बोलते हैं जो हमको पसंद नहीं आता, या जिसका बोला हुआ हमको पसंद नहीं आता है, या जो मोदी जी या बीजेपी को क्वेश्चन करेगा। राइट, लेटेस्ट वो अर्नब गोस्वामी के साथ भी हो रहा है। लोग शुरू हो जाते हैं कि भैया देखो उसको पेमेंट मिली नहीं है, तो इन अ वे इनडायरेक्टली हम कह रहे हैं कि भाई अब तक पेमेंट मिल रही थी। और सारे जो लोग 24 घंटा जो बीजेपी को बटर लगाते रहते हैं, वो सब बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेड पीआर पे चल रहे हैं। तो या तो हम वो माने, या तो हम एक अर्नब गोस्वामी को भी थोड़ा स्पेस दे कि भैया ही इज ऑल्सो अ जर्नलिस्ट। अगर उसको कहीं पे लग रहा है कि भाई इनफ इज इनफ एंड आई नीड टू टॉक अबाउट इट, वो बात कर रहे हैं यार। और अर्नब जो 2012 में था, उसका अगर 25% भी हो जाए ना, तो आई गिव इट टू यू इन राइटिंग कि भाई बीजेपी विल हैव अ वेरी टफ टाइम। लेकिन कमिंग बैक टू दिस, देखो इसका एक पर्सपेक्टिव है। और आई वुड टेक लॉट ऑफ प्राइड कि मैं अगेंस्ट द टाइड स्विम कर सकता हूं। मैं कभी भी देखो एक फील गुड एनालिसिस देना, या एक खाली भारत माता की जय बोल के पाकिस्तान को गाली दे दूं, या उसको भिखारिस्तान बोल दूं, या कंग्लादेश बोल दूं, या आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बोल दूं, मुझे पता है कि यार लोगों को पसंद आएगा। लेकिन मैं थोड़ा कठिन रास्ता ले रहा हूं, और महादेव ने चाहा तो अल्टीमेटली आई विल बी विंडिकेटेड इन लॉट ऑफ एरियाज। आई हैव ऑलरेडी बीन विंडिकेटेड, स्पेशली व्हाट आई हैड प्रेडिक्टेड ऑन ऑपरेशन सिंदूर, उस पे भी आएंगे। लेकिन अभी इसका देखो, इसका आप देखो, अ, जब ये एशिया कप हो रहा था, और एशिया कप का आप उस वक्त के सारे अपने क्लोज, अपने जो सनातनी इन्फ्लुएंसर को देख लो, वो सारे गाली दे रहे थे बीसीसीआई को। हाँ, फिर थोड़ा उन्होंने हिम्मत बढ़ा के फिर एट द मोस्ट जयशाह को गाली देना शुरू किया, और वहीं पे रुक गए। हाँ, आई वॉज द ओनली वन प्रोबेबली यू नो हु वॉज कॉन्स्टेंटली सेइंग फ्रॉम डे वन कि भैया ये एशिया कप हम खेल ही नहीं सकते विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। और ये पीएमओ का अप्रूवल के बिना, होम मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बिना मुमकिन ही नहीं है। तो आप उनको क्वेश्चन करो ना बेचारे, मतलब छोटे लोगों को क्यों आप ट्रोल कर रहे हो बेचारों, जिनका मतलब कुछ लेना देना भी नहीं है। आप सूर्य कुमार यादव को बोलोगे कि भाई मैच नहीं खेलना है, नहीं खेलेगा, खेलेगा तो भाई वो अब जूते बूते पहन के फ्लाइट में बैठ जाएगा, यार उनका क्या से होता है। और वो अपना करियर क्यों दांव पे लगाएगा कि भाई, काफी लोग बेचारे के पीछे इसलिए पड़ गए थे कि भाई गवर्नमेंट ने तो बोला, तुमने क्यों डिसीजन नहीं लिया कि भाई तुम नहीं खेलोगे।
अरे यार, ये अच्छी बात होगी। बेचारा जो क्रिकेटर 20-25 साल की उसकी मेहनत होती है, हाँ, उसका करियर ही 5-7 साल का होने वाला है। ऑन एन एवरेज में बोल रहा हूँ, बहुत कम होते हैं जो तेंदुलकर या विराट कोहली की तरह इतना लंबा करियर होता है। बेसिकली एक छोटा करियर होता है, उसमें ही उनको पैसे बनाने हैं, थोड़ा उनका सिक्योरिटी होना है। तो हम वो ओनस उस पे रख रहे हैं कि भाई सूर्य कुमार यादव को, कि भाई तूने उससे हाथ क्यों मिलाया मोहसिन नकवी से। तो प्लेयर्स पे हमने इतना प्रेशर डाल दिया। अभी अंडर 19 टीम का भी जो हुआ था उसमें भी उन लोगों ने हाथ नहीं मिला था। उसके पहले वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान से हाथ नहीं मिला था। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मिलाना है ना मिलाना है, जो भी है। अभी प्रधानमंत्री जी एससीओ मीटिंग में गए थे तो वहां पे उन्होंने शहबाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाया था, एर्दोगान से मिलाया था। राइट। चाइनीज प्रेसिडेंट से तो मिलाना ही पड़ेगा, शी जिनपिंग, क्योंकि वो होस्ट थे, वो तो समझ में आता है। लेकिन हमने एर्दोगान से भी हाथ मिलाया था, जो ओपनली पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था, ओपनली उनको हथियार भी दे रहा था। तो मेरा एक लॉजिकल टेक बस वही है कि भैया आप लोग, मतलब ये तो नहीं हो सकता कि भाई गवर्नमेंट नॉर्मल बिहेव करेगी, गवर्नमेंट स्टेट्समैन बने और सूर्य कुमार यादव एस्केलेटरी काम करे, आप लोग नॉन एस्केलेटरी रहोगे। तो अगर ये मैं बोलता हूँ क्या गलत बोलता हूँ? और उसमें क्या मैं कोई एंटी नेशनल हो गया? फैक्ट बोल रहा हूँ ना यार। देखो, और मेरी टाइमलाइंस है, आप जाके देखो। देखो यहाँ पे मैं ओपनली बोल रहा हूँ, शेम ऑन ऑल इन्फ्लुएंसर्स हु आर ट्रोलिंग बीसीसीआई फॉर एशिया कप डिसीजन व्हेन दे नो इट्स गवर्नमेंट दैट्स मेकिंग इट मुमकिन। भाई ऐसी भी क्या मजबूरी है? ये 26 जुलाई की ट्वीट है मेरी। राइट, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये वीडियो में क्या बोल रहे हैं, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, वो बोलते हैं सरकार के लिए। और जवाब मिलता है, नहीं, हम किन के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, ये देखो मेरी एक जो जब सिचुएशन शुरू हुआ ना, उस वक्त मैंने ये एक ट्वीट किया था, ए बाबू और बीसीसीआई विल बी ब्लेम्ड फॉर दैट, रेस्ट अश्योर्ड। और ऐसा ही हुआ। हाँ, अल्टीमेटली आप बाबू बीसीसीआई को गाली दोगे, बहुत दम लगा दिया तो थोड़ा बहुत काफी लोगों ने जय शाह को ट्वीट किया, लेकिन कोई ये नहीं बोल सका। एट द मोस्ट ये सुनील गावस्कर ने हिम्मत जलाई थी वहां पे। एंड सुनील गावस्कर ने बोला कि भाई ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। तो मैं अभी क्या बोलूंगा, आप बोलो मेरे को। तो अगर मैं ये चीज बोलता हूं, तो क्योंकि मैं एक बीजेपी का वोटर हूं, तो क्या इसका मतलब ये है कि मतलब हम कुछ उनको क्वेश्चन ही ना करें? कि आप हमको एक्सपेक्ट करते हो कि हम 24 घंटा गाली दें, और आपका जब चांस आता है तो आप बोलोगे कि भाई इस बार तो हम नॉन एस्केलेटरी है, नेक्स्ट टाइम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। तो आप बोलो, मतलब आप ये कर सकते हो? आई एम सॉरी यार, मेरा मेरा जमीर मुझे अलाउ नहीं करता है। लेकिन अगेन मैं बोलता हूँ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और कांग्रेस जैसी फुद्दू पार्टी है, जो कोई ऑप्शन बन भी नहीं रही है। तो इलेक्शन कल होगा, 50,000 की भी टिकट होगी, मैंने जाके बीजेपी को ही वोट करना है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी अपने वोटर को ग्रांटेड ले। देखो, ये ऑपरेशन सिंदूर में मैंने एक चीज बोला था कि भैया ये जो काफी चीजों पे मैंने बोला था, अगर आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में मैंने एक चीज बोला था कि भैया 14 मई के पहला आप अटैक मत करो। और उस पे एक स्लाइड मैंने बनाई है, तो मैं उसी वक्त करूंगा। तो मेरा एक रियलिस्टिक व्यू है, जहां पे मैंने ओपनली बोला था, बहुत पहले बोला था, एंड बहुत एडवांस में बोला था कि भाई ये जो मुहूर्त चार्ट है ना ऑपरेशन सिंदूर का, उससे एडवांटेज पाकिस्तान को मिलेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान जीता है। कई बार जिसको हम बोलते हैं हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो वो आसिम मुनीर और पाकिस्तान आजकल बाजीगर बन के घूम रहे हैं। अभी वो हमको पसंद आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन वो एक फैक्ट है। और उसका मैंने ज्योतिष रीजनिंग दिया था,
वो मैं स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन हाँ, मैंने बोला था अभी, उस वजह से अगर सच को या रैशनल थॉट को अगर मैं बता रहा हूँ, उस बेसिस पे आप अगर मेरे को एंटी नेशनल बोलोगे या प्रो पाकिस्तानी या गॉड नोज आजकल क्या नए नए काम चलते रहते हैं, तो फिर भेजो अपनी ट्रोल आर्मी मेरे पीछे। मैं भैया महादेव का भक्त हूँ भैया, आपके दादागिरी से मैं मतलब, मेरे लिए देश के ऊपर कुछ नहीं है भैया। आप अपनी दादागिरी अपने पास रखो ना, आपसे कुछ मुझे लोकसभा राज्यसभा आपसे कोई जमीन नहीं चाहिए, ना आपसे कोई आगे जाके पद्मा अवार्ड चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मेरे भाई। मैं सिर्फ चाहता हूँ मेरे देश को आप मजबूत करो बस। और उस चीज पे भी मैं बाद में आऊंगा। हाँ, एक, लोगों को पसंद नहीं आता है जब मैं चाइना के बारे में अच्छा बोलता हूँ। सवाल चाइना के बारे में अच्छा बोलने का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि मैं चाइना का कुंडली जानता हूँ। समझे? अभी देखो, कई बार मेरे को ऐसे ट्वीट दिख जाते हैं, और मैं स्पर ऑफ द मोमेंट में डाल देता हूँ, ये कोई भिखू मात्र है, वो बोल रहा है कि हेलो आमिर खान प्लीज कन्वे दिस टू अर्दोगन, साइप्रस सी इंडिया ओनली ओनली एज एन ओल्ड फ्रेंड। तो ये प्रधानमंत्री जी साइप्रस गए थे, तो उनके ईएएम ने बोला कि भाई हम इंडिया को ओल्ड फ्रेंड समझते हैं। अच्छा, तो ये भाई आमिर खान को बोल रहा है कि भाई तू अर्दोगन को बता देना। और उसी वीक में मोदी जी अर्दोगन को मिले थे और हैंडशेक भी किया था, अर्दोगन का ध्यान नहीं था। और मोदी जी ने, हमारे स्टेट्समैन जी हैं, तो उन्होंने हैंडशेक भी किया था। तो मैंने बोल दिया कि भाई तू आमिर खान को ट्रोल क्यों कर रहा है, वो तो नॉर्मल सिटीजन है यार, वो तो वहां पे शूटिंग कर रहा है। और अगर मिल लिया तो मिल लिया, बट ही इज अ नॉर्मल सिटीजन। आप तो मतलब, एक बाजू आप कह रहे हो कि भाई सारे टर्की वॉज ऑफिशियली इन्वॉल्व इन दी वॉर, वो वेपन्स दे रहे थे, वो ना ही सिर्फ वेपन्स दे रहे थे बट उनके आर्मी के लोग भी वहां पे थे, हु आर हेल्पिंग पाकिस्तानी। और हमने जो नूर खान वगैरह में अटैक किया उसमें टर्की के फौज लोग के लोग भी घायल हुए हैं या मरे हैं, जो भी है। तो मैं कई बार ये हिपोक्रेसी से मैं थोड़ा पिस ऑफ हो जाता हूँ कि भाई आप 24 घंटा मतलब आमिर खान को गाली दोगे, कल को आमिर खान अगर बीजेपी को सपोर्ट कर दे या किसी इलेक्शन में उसकी जरूरत पड़ दे, तो इमीडिएटली वो वॉशिंग वॉशिंग मशीन में चला जाएगा। और हमको उसकी दो तीन, जहाँ पे कोई देशभक्त की बात की है उसका एक रील बना के बताएंगे। तो तो आप समझ रहे हो ना कि बेसिकली जो हो रहा है, इट इज इट इज इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स, राइट? और जो मैं देख रहा हूं, और कहीं ना कभी कभी मुझे लगता है कि यार 24 घंटा हमको मतलब यार ऑप्टिक्स पे ही गवर्नमेंट चलानी है क्या? क्योंकि मैं तो ग्लोबली ट्रैवल करता हूं, आई एम श्योर आप में से काफी लोग ट्रैवल करते होंगे, एंड आई एम वेरी क्लियर कि बॉस, आपकी रिस्पेक्ट प्योरली बेस्ड ऑन वेदर आप युद्ध जीतते हो। आपकी औकात क्लियरली उसी से नापी जाती है कि भाई आप में किसी को डिस्ट्रक्ट करने में, डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत है या नहीं है। और अगर आपको प्रोवोक किया जाता है तो आप वो अपनी काबिलियत दिखाते हो या नहीं दिखाते हो, और दिखाते हो तो किस लेवल तक दिखाते हो। उसी बेसिस पे मैं थोड़ा कहता हूं कि भैया जब हम मोदी जी को प्रीस्ट किंग कहते हैं, तो बेसिकली वो एक गलत चीज कह रहे हैं। क्योंकि अभी जो भारत को जरूरत है वो एक बीस्ट किंग की जरूरत है। और उसमें एक बहुत ही क्लियर ज्योतिष रीजनिंग है कि भाई हम रह रहे हैं, उसको हम भूलोक कह रहे हैं। हम भूलोक में रहते हैं, ये तो सबको पता है, भूलोक का मालिक मंगल है। मंगल रूल्स वॉर्स, मंगल रूल्स लैंड्स। तो जो कंट्री युद्ध कर सकता है, किसी का कंट्री का लैंड ले सकता है, और खा भी जाए और डकार भी ना मारे, जैसे पुतिन करता है। हाँ, जरा भी अपोलोजेटिक नहीं है भैया, तेरा जो ले लिया है वो तो मेरा ही है, और थोड़ा बहुत हमको चाहिए वो दे दे, तब जाके युद्ध थमेगा। या तो मर्जी से दे दे, या तो हम तेरे को ठोक के ले लेंगे। और ना ही सिर्फ ठोकेंगे बट घसीटेंगे भी। ना ही सिर्फ तुझे बट तेरे सपोर्टर्स को भी, जो पूरा नेटो है।
तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा भारत थोड़ा स्ट्रांग बने और छोटू छोटू लोगों से मतलब डरे ना, या डरे भी वर्ड थोड़ा चलो आपको हार्श लगेगा। हम कहेंगे कि ज्यादा ना सोचे 24 घंटा। आप लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा कि भाई जब ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने पहले, हाँ, बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुआ था। उस वक्त मैंने संजय दीक्षित जी की चैनल पे क्लियरली बोला था कि संजय जी, अगर हम अभी कोई एक्शन नहीं करते हैं और जो बकवास उन लोग कर रहे हैं वो बैठे बैठे हम लोग सहन कर लेते हैं, और अभी भी हम अगर चावल और उनको बिजली और ऑनलाइन क्रेडिट और वो सब क्रेडिट लाइन वगैरह दे देते हैं, तो देन टेक्निकली वी आर सीइंग समथिंग बिग हैपनिंग इन 6 मंथ्स टाइम। और 6 महीने में हुआ पहलगाम। पहलगाम के टाइम मेरा क्या क्रिटिसिज्म था कि भैया आप ऑपरेशन अगर सिंदूर कर रहे हो तो आप उनके टेररिस्ट कैंप को मार के मतलब इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, फ्रेंकली स्पीकिंग। आप अपना गोला बारूद वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि प्रॉब्लम उन लोग है ही नहीं। उनको क्या करोगे आप छः को कैंप को उड़ाओगे, कल को 60 बन जाएंगे। आप उनके 100 को मारोगे, 1000 आ जाएंगे। 1000 को मारोगे, लाख आ जाएंगे। तो ये रैशनल चीज मैंने नहीं बोली। तो जो अटैक हमने 9th 10th को किया, जो उनके एयर बेसिस को उड़ा है, वो टेक्निकली स्पीकिंग हमारा फर्स्ट अटैक होना चाहिए था। क्योंकि जो हमारा प्रॉब्लम है वो तो वही गेट नंबर 4 है। तो मैं क्या गलत कह रहा हूं? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं मेष लग्न वाला हूं, मंगल आत्मकारक है, मंगल वर्कोत्तम है, तो स्ट्रेट बात करता हूँ। डिप्लोमेटिक वे में नहीं कर कहता हूँ, या बिटवीन द लाइंस नहीं कहता हूँ। काफ़ी चीज़ें फिर भी मैं नहीं कहता हूँ, बिलीव मी, क्योंकि हंगामा मच जाएगा। लेकिन जो बोलता हूँ एटलीस्ट इतना मैं क्लियरली बोलता हूँ कि भाई कोई द्वेष से नहीं बोल रहा हूँ, और प्योर लॉजिक के बेसिस पे बोल रहा हूँ, और जो मैं देख रहा हूँ उस बेसिस पे बोल रहा हूँ। और मैं जो 2 साल से बोल रहा हूँ वो आज के टाइम में आप लोग देख रहे होते हुए। आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन फ्रॉम द टाइम मेरा एक जो ओल्ड प्रेडिक्शन था कि मुझे लगा कि भाई जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको 2024 में जितनी सीट मिली उससे ज्यादा सीट मिलेगी। तो सीट में मैं रॉन्ग था, वो प्रेडिक्शन मेरा गलत था, एग्रीड। लेकिन मेरा जो बेस प्रेडिक्शन था कि भाई जो 2012 का है कि भाई नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी 3 टाइम प्रधानमंत्री बनेंगे और किसी का बाप उनको रोक नहीं सकता, वो तो हुआ। सो सो वो, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो बेसिकली आई हैव बीन क्वाइट बुल्स आई। अगर आप रैशनली समझो, आप देखो, मेरा ऑब्जेक्शन था जब नरेंद्र भाई ने पुतिन को बोला दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो आई वॉज दी ओनली वन, वो तो मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ, जिसने उस वक्त डे 1 पे बोला था कि भाई ये कोई लॉजिक ही नहीं है। एक आपका वो मित्र है, मित्र को आप क्लोज डोर में कुछ भी बोलो, लेकिन ओपनली आपको, आप जब उसको एम्बेरस करते हो नेटो को खुश करने के चक्कर में, तो नेटो तो यूरोपियंस तो आपको यूज एंड थ्रो करके छोड़ देंगे। सेकेंडली, मेरा एक बड़ा लॉजिकल सा चीज था कि भाई दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर इज वेरी इलॉजिकल स्टेटमेंट टू मेक, बिकॉज दिस इज अ युग ऑफ वॉर, दिस इज एब्सोल्युटली एन एरा ऑफ वॉर। हाँ, आप उसको समझा सकते हो कि भैया अभी तुमको एक अच्छा डील मिल जाता है तो खत्म कर लो, वो एक अच्छी बात है, अलग बात है। बट उसी के 1 साल बाद हमको युद्ध लड़ना पड़ा, ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। तो उस वक्त अगर पुतिन हमको बोलता कि प्रधानमंत्री जी आप तो बुद्ध का देश हो, आप क्यों युद्ध कर रहे हो, तो हमें कैसा लगता? लेकिन नहीं किया ना रशिया ने। उनको मित्रबोध है, पुतिन को स्टेट्समैन बनना नहीं है, क्योंकि उसका क्लियर एक विजन है कि भैया मेरे जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है, यूक्रेन ने सिर्फ सोचा कि मेरे को नेटो ज्वाइन करना है, बस वही उसका गुना था, इनफ फॉर पुतिन टू पनिश हिम। तो मैं तो कोई वो अमन की आशा वाला तो नहीं हूं कि मैं कह रहा हूं कि भैया आप
युद्ध मत कीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि भैया आपने रोका क्यों। मेरी कंप्लेन ये है। मेरी कंप्लेन ये नहीं है आपने ठोका क्यों। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया कि हमारे अननोन गनमैन नहीं होने चाहिए, या यू नो हमको ठोकना नहीं चाहिए, और भारत के हाथ में खून क्यों है। मैं तो कंप्लेन कर रहा हूं, हम तो बहुत बड़ा देश है और बड़े देश के हाथ में बड़ा खून होता है। ये फैक्ट है कि भाई वी आर नॉट इन अ जस्ट वर्ल्ड। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी बंदूक उसका वो लैंड। अभी आपने डिसाइड करना है कि भैया आपने बंदूक पकड़नी है या आपका सर होगा और उनकी बंदूक होगी। और ये मैं आज का नहीं कह रहा हूं। इन ए वे, ये जो अभी अल फला में भी हुआ था वॉज टोल्ड बिफोर कि भाई ये पक्का होगा। और वो अल फला का जो वो जो बॉम्बे का, अरे दिल्ली का जो ब्लास्ट हुआ था अभी, उसके बेसिस पे मैंने बोला था कि भैया ये बेसिकली 3 या 4 जगह पे और पकड़ेंगे। तो कल अभी एक राजस्थान में कुछ और पकड़ा, अमोनियम नाइट्रेट या समथिंग, राइट। और एक पकड़ा जाएगा, और लेकिन एक होगा जहां पे हम नहीं पकड़ पाएंगे। और मेरी आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर के महादेव करे कि वो भी पकड़ा जाए। तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि यार ये एक कहाँ से हो रहा है। हाँ। दूसरा एक जो कॉमन चीज मैं सुनता हूँ कि भैया आप यूएई के बारे में इतना अच्छा क्यों बोलते हो, या यूएई का यू नो जो भी एजेंट है या दल्ला है, या जो भी वर्ड्स यूज करते हैं। तो अभी मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि भैया पूरा वर्ल्ड यूएई में आ रहा है। हाँ। इतना उन्होंने अपने देश को सिक्योर कर दिया है। उन्होंने अपनी इकोनॉमी के ऊपर इंटरनल सिक्योरिटी रखा है। जो आज यूएई में हो रहा है, दैट इज बिकॉज इट्स इंटरनल सिक्योरिटी इज वेरी स्ट्रांग। उन्होंने इकोनॉमी को ऊपर नहीं रखा, इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रांग रखा, सेफ्टी रखी। इसलिए लोग आ रहे हैं बुर्ज खलीफा वगैरह देखने, क्योंकि उनको पता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे जब हम क्रिसमस मार्केट में जाते हैं, तो बीइंग इन अ मुस्लिम कंट्री, यहाँ पे किसी को डर नहीं है कि भाई कोई बंदा बंदूक लेके घुस जाएगा, या कोई पागल गाड़ी लेके चला देगा सबके ऊपर। तो जो अच्छा हो रहा है मेरे भाई, वो तो अच्छा बोलूंगा ना। और मेरे अच्छे ना बोलने से मतलब एज इफ के मतलब वो सब कुछ ग्रोथ उनकी बंद हो जाएगी। मतलब इतना मैं पावरफुल हूं, मुझे आज पता चला। पर जो अच्छा कर रहे हैं मेरे भाई, वो तो अच्छा बोलेंगे ही ना। जैसे मोदी गवर्नमेंट में डिसीजन लिया कि भैया जो जम्मू में लोगों को है बॉर्डर एरियाज में, उनको वेपन्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अच्छा है, वेरी गुड स्टेप। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई अभी आप बंगाल में एकदम हेल्पलेस की तरह बैठ रहे हो कि भाई हमको आप बताओगे कि भाई देखो यहाँ पे इतने लोग मारे गए, उतने लोग मारे गए। तो फिर लगता है कि भैया आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो। अगर ममता बनर्जी आपको फेंसिंग नहीं करने देगी, तो क्या आप फेंसिंग नहीं करोगे। मतलब 10 साल से इतने लोग आ गए हैं बांग्लादेशी हमारे देश में, और गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धरी रह के बैठेगी। मतलब जमीन आसमान एक कर दो यार। आपको उनको बर्खास्त करना पड़े, बर्खास्त करो। कोई बोलेंगे कि भाई कार्तिक जी सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। अरे तेल लेने गए आप करो तो सही एक बार। एटलीस्ट आपके वोटर्स को वो कॉन्फिडेंस तो दो कि भाई यू आर रेडी टू गो इन अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पाथ। हर चीज में साम नीति और दाम नीति कैसे चलेगा। कहीं ना कहीं तो दंड नीति अपनाना पड़ेगा ना। तो अगर वो चीज मैं बोलता हूं तो मिर्ची लगती है। तो क्या वो एक फेयर और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है। आप लोग मुझे बोलिए। और उस क्रिटिसिज्म के पीछे मेरा एंड गोल क्या है। एंड गोल तो यही है कि भाई मैं माँ भारती को एकदम टाइट सिक्योरिटी देना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि भाई कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। क्योंकि अगर आपके पास इंटरनल सिक्योरिटी होगा और आप अपना वो कचरा अगर निकाल देते हो, तो आपका जो 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट आपको 7-8 ट्रिलियन का दिखने लगेगा।
क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम जो लाभार्थी वगैरह जो योजनाएं जो फ्री फंड में अनाज खा रहे हैं, वो तो यही लोग हैं जो अपना ही अनाज खा रहे हैं, हमारे टैक्स पेयर का पैसे से अनाज खा रहे हैं, और हम ही को पत्थर मार रहे हैं। हमारा प्रोटीन बना रहे हैं उसी अनाज से, और हम ही को पत्थर मार रहे हैं। हमारी शोभा यात्राएं निकल नहीं पाती है, क्योंकि वो कम्युनली सेंसिटिव हो जाती है। तो यार कहीं ना कहीं तो हमको यार, और हम किसको बताएंगे? सी, अभी गाली देने के लिए चलो मैं भी बहुत बल देता हूं कि भाई नेहरू हरामखोर था। हाँ, नेहरू ने बहुत बुरा किया, नेहरू जरा भी पेट्रियट नहीं था। चलो, खुश, सब बोल दिया, आपको जो सुनना था सब बोल दिया। अभी उसके बाद क्या? अभी तो आपके पास गवर्नमेंट है, हम आपके वोटर हैं, हमारी आशा तो आपसे होगी ना। नेहरू ने जो किया वो ठीक है, आप देश के लिए जो करना है आप करो ना, हम आपके लिए पीछे खड़े हैं। लेकिन हर चीज को ना करने के लिए आप कोई रीजन बताओगे, तो फिर मतलब ऐसे कैसे चलेगा? वोट लेने के टाइम तो आप नहीं बताते हो कि यार हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाबू हमें करने नहीं देगा, या सुप्रीम कोर्ट करने नहीं देगी, या बाबा राव भीमराव अंबेडकर का संविधान हमें करने नहीं देगा, या हमारी पंचायत में 2 सीट कम है, या हमारा राज्यसभा में 3 सीट कम है, या हम बेसिकली कुछ नहीं कर पाएंगे। उस वक्त तो आप हमें सारी गारंटी देते हो। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी, राइट? और जीतने के बाद आप हमें रीजन और ज्ञान पेलते हो। देखो, मैं पढ़ा लिखा रैशनल इंसान हूं, मुझे पता है कि इट इज नॉट इजी ऑल्सो। लेकिन आज 12 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, आप अपने थर्ड टर्म में हैं, तो आप अभी भी हमको यही अगर सिखाओगे तो यार देश का कौन सोचेगा? तो अगर मैं इस पॉइंट पे गलत हूं तो आप मेरे को बताओ। देखो, अभी आपको मैं एक छोटा सा मैं प्रेजेंटेशन आपको बताता हूँ। अच्छा, तो कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि भाई यूएई के बारे में आप अच्छा बोलते हो। हाँ, हमेशा अच्छा बोलते हो। एक तो बहुत 99% चीज़ें नेट नेट बहुत अच्छी हो रही है, इसीलिए मैं अच्छा बोलता हूँ। लेकिन आप लोग अगर निमित्ता के बारे में, ये एक अच्छा चीज़ था। यहाँ पे सूर्य कुमार यादव बोल रहे हैं बेटे, तोड़ा हैंडशेक दिलदारी, साडा हैंडशेक गद्दारी। हाँ, मुझे क्यों तोड़ा? विच इज एंड आई स्टैंड बाय दैट। मैं एक आपको बताना चाहता था, जो एक निमित्ता के बारे में मैंने, देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि लेटेस्ट एंटी नेशनल अर्नब गोस्वामी, ये एक सार्केज्म था कि भाई अभी हर चीज मतलब हम 24 घंटा कोई खाली नरेंद्र भाई को बटर लगा रहा है तो वो नेशनलिस्ट है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो फील गुड यूट्यूबर्स है वगैरह, दैट दे आर डूइंग ग्रेट डिसर्विस बेसिकली। देखो ये सान्याल, संजीव सान्याल गवर्नमेंट का ही आदमी है। आई सपोर्टेड हिम कि भाई संजीव सान्याल इज डूइंग फैब जॉब, हैज गट्स टू से ट्रूथ टू द पावर, मोर पावर टू हिम। मतलब वो जो कह रहा है कि भैया काफ़ी चीज़ों में हमारी एजुकेशन सिस्टम पे, या बेसिकली जो अभी लेटेस्ट जिसने उसने बोला है कि भाई एआई सिस्टम will basically make defunct lot of our the way we are selecting our IPS and all those things is very important। अच्छा, अभी देखो कई कई चीज़ में, जैसे यमन का अभी जो इश्यू चल रहा था, वहाँ पे हमको अलाउड नहीं है बोलना। तो जहाँ पे अलाउड नहीं है तो भाई आई हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ माय कंट्री, राइट, वेयर बेसिकली जो मेरी कर्म भूमि है। भाई यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, नहीं है, लेकिन 10 और चीज़ें बहुत अच्छी है, तो वो 10 और चीज़ें मैं बताना बंद कर दूँ? हाँ, ये रहा देखो, ग्रेट मूव। ये जो हथियार दिए ना, उस पे मैंने बोला है। हाँ, ये वाला देखो।
ये वाला एक निमित्ता था। अभी इसकी आप डेट देख लो, डेट कहाँ है। हाँ, ये 20 दिसंबर का मेरा ट्वीट है। हाँ, ये निमित्ता था जहाँ पे एक बिजली गिर रही है एंड इट्स द टिप ऑफ ऑलमोस्ट बुर्ज खलीफा। और मैंने बोला, मे यूएई बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इविल इंटेंशंस आई ऑफ दोस हु कांट सी इट्स प्रोग्रेस। तो जो लोग समझते हैं ना, ये बेसिकली अच्छा निमित्ता नहीं है। हाँ, और ये मैंने उसके बाद किसी को रिप्लाई करते हुए बोला भी। ये यहीं पे, हाँ, ये वाला। ओनली इफ यू आर नो you are not with low IQ, you would understand that it is not a good omen. Shows trouble from those jealous of UAE's progress. हाँ, तो ये 20 तारीख का था। उसके बाद इश्यू हुआ यमन में, जहाँ से यूएई ने विड्रॉ किया एंड सऊदी हैड गिवन 24 आवर्स नोटिस। तो ये प्रॉब्लम है कि ये अच्छा निमित्त नहीं था। जब मैं कह रहा हूं कि भाई उनको बच के रहना पड़ेगा, तो हुआ ना जो, बेसिकली जो मैं कह रहा था, एंड इट शोड अप। अभी कई बार क्या होता है कि भाई लोग को, वो 30 सेकंड की रील देखते हैं ना, वो राहु केतु की रेमेडी वगैरह। और अभी वो उस लेवल का जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो उनको इस लेवल का ज्योतिष समझने में ही प्रॉब्लम होता है, समझ ही नहीं पाते। और वो समझ नहीं पाते तो उसका इल्जाम मेरे पे लगाएंगे कि यार इसको ज्योतिष आता ही नहीं है, यार ये कुछ भी बोलता है। अभी व्हाट डू आई टेल देम, व्हाट डू आई टेल देम। हाँ, तो चलो ये फोकस हम लोग इस पे करते हैं कि बेसिकली व्हाई एम आई वरीड। ये मेरे को एक चीज बतानी है, और इस पे हम फोकस करते हैं क्विकली। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मुझे थोड़ा आज मूड है, मैंने बोला चलो आज कर ही लेते हैं। तो मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग बताता हूँ। ये मैंने थोड़ा थोड़ा, एक तो ये निमित्ता के बारे में, मैं चाणक्य जियो ज्योतिषा जो कोर्स सिखा रहा हूँ उसमें अभी निमित्ता शास्त्र के बारे में बताता हूँ। लेकिन ये आप जो लोग मेरे को ओल्डन डेज में लिंक्डइन में फॉलो करते थे ना, तो आपको याद होगा एक बार ये राघव चड्ढा के सर पे, जो क्रो होता है उसने अटैक किया था। और उस वक्त इमीडिएटली इस निमित्ता के बेसिस पे मैंने प्रेडिक्शन किया था कि बेसिकली इट इज़ नॉट अ गुड ओमेन। क्योंकि जो क्रो होता है ना, कौवा, वो बेसिकली शनि के एसोसिएटेड होता है। और इसलिए शनि इज एसोसिएटेड विद पितरीज। हाँ, हमारे जो पितृपक्ष होता है ना, तो पितरीज को हम, आपको याद होगे पितृपक्ष में हम लोग बेसिकली जो खाना होता है वो ऑफर करते हैं कौवे को, और कौवा अगर खाता है तो दैट मीन्स पितरीज आर हैप्पी एक्सेट्रा। तो ये जब निमित्त वरण, शनि ऑल्सो रूल्स अनट्रूथ, जिसको झूठ बोलते हैं। तो मैंने उस वक्त इमीडिएटली इस निमित्त के बेसिस पे प्रेडिक्शन किया था कि राघव चड्ढा को नेक्स्ट 6 महीना, मैंने बोला था 6 महीना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा एंड ही माइट बी इन लॉट ऑफ ट्रबल। तो उस वक्त हुआ क्या था कि प्रिविलेज, उसने कुछ बोला था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया। लेकिन उसने कुछ बोला था और बीजेपी वालों ने प्रिविलेज मोशन उस पर डाला था एंड ही लॉस्ट हिज राज्यसभा। बाद में री इलेक्ट हो गया, अलग बात है। बट दी ओमेन डेफिनेटली वर्कड। ओके, तो मैं, जो अभी मैंने आपको दिखा ना, जो बुर्ज खलीफा वाला ओमेन, काफ़ी चीज़ें मैं निमित्त शास्त्र के बेसिस पे बताता हूँ। तो एक लॉजिकल ऑडियंस समझ पाएगी कि जब मैं अपना एनालिसिस कर रहा होता हूँ ना, तो हर चीज़ में अभी क्या है कि यहाँ पे तो खैर मैं बता पाया, लेकिन कोई यूट्यूबर से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इतना डिटेल में मैं जा नहीं सकता हूँ ना। लेकिन मैं जब बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में टक 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 10 चीज़ का फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, और मैं बोल रहा हूँ उसी बेसिस के हिसाब से। लेकिन आपको नहीं समझता है, वो एक अलग बात है। और कई बार आप शुरू हो जाते हो क्योंकि आपके पास भी 1.5 GB का डेटा है, वो ख़त्म करना है, और गाली देना तो बहुत इजी है। और मैं कमेंट सेक्शन देखता नहीं हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, आप शुरू रहिए। तो देखो, ये मरणकारक स्थान बोलते हैं इसको, ये कॉन्सेप्ट है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन शनि लग्न में बहुत बुरा होता है। केतु बेसिकली
दो जगह पे ठीक नहीं है। ये जुपिटर थर्ड हाउस में। और लोगों को याद होगा कि मैं ये जुपिटर थर्ड हाउस जनरली मिथुन राशि होता है, राइट। अगर आप इसको मेष होता है, हाँ, वृषभ होता है, ये मिथुन राशि है, या जेमिनाई जिसको बोलते हैं। तो जो काल पुरुष के हिसाब से गुरु थर्ड हाउस में एमकेएस होता है। इसी वजह से, और पाकिस्तान मेष लग्न है, आगे उनका शायद एक चार्ट रखा है मैंने। तो पाकिस्तान विल गेट इनटू एमकेएस, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड एमकेएस में जाता है, तो दे विल बी आउट ऑफ लक। और 14 मई को गुरु यहाँ ट्रांजिट हो रहा था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था, ऑब्वियसली मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि भैया, ज्योतिषी जो होता है, या बेसिकली हम लोग सारे कंसल्टेंट लोग हैं, हाँ, जो प्रधानमंत्री है वो राजा है, हम रंक है, जो अमिताभ बच्चन ने बोला था, वही चीज़ है। हम तो बोल सकते हैं, मानना ना मानना उनका, हमारी अर्जी मर्जी तुम्हारी। ओके। तो बट मैंने ये ऑन रिकॉर्ड है कि भाई आई हैड रिक्वेस्टेड कि भैया आप रुक जाओ, 14 मई के बाद करो, गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा। पाकिस्तान मेष लग्न है, उनका जो नाइन्थ लॉर्ड ऑफ लक है वो मरण कारक में चला जाएगा, और आप उसको ठीक ठाक ऑपरेशन कर पाओगे, कोई आपको रोकने भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो रोकने वाला है, पीस मेकर है, वो तो मरण कारक में चल गया। तो आज जो मारामारी कर रहे हैं, लेटेस्ट चाइना ने भी शुरू कर दिया कि भाई हमने रोका था, अमेरिका तो खैर कह ही रहा है, यू नो। तो वो सिचुएशन नहीं आता। अच्छा, एक बार आपने शुरू कर दिया, तो आपने 10 तारीख तक कर दिया था, तो मैं वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई अभी आप, जब आपने बैंड बजाना शुरू ही कर दिया है, तो थोड़ा और चला दो, एटलीस्ट जुपिटर को यहाँ जाने दो, और सीज फायर का डेट ये कर दो। वो भी नहीं हो सका, क्योंकि नॉन एस्केलेटरी वॉर था, हमको ज़्यादा खींचना नहीं था। तो इस बेसिस पे मैंने बोला था कि भैया, इसका नेट नेट फायदा पाकिस्तान लेके जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान जीता है। ऑन द ग्राउंड हमने उनको ठीक ठाक ठोका है, क्योंकि कोई इसका राय का पहाड़ ना बना दे। लेकिन मैं एक ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूं मैं, और कई बार ये ऑप्टिक्स भी जरूरी होता है। और इसलिए मैं कह रहा था कि भैया, ये पाकिस्तान का ये जो डीजीएमओ लेवल पे जो फोन होता है, वो हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वी आर अ बिग कंट्री, एवरी इट शुड हैपन पब्लिकली। और एक, लाइव लिंक जानी चाहिए अल जजीरा पे, एक सीएनएन पे, एक पीटीवी पे, एक दूरदर्शन पे। और वहाँ पे वो पाकिस्तानी मेजर जनरल बोले कि भैया भाईजान छोड़ दो हमें, बहुत ठोका हमको, बस करो। वो होता तो आप सोचो इंडिया का क्या मतलब रुतबा होता। हमको 10 जगह अपने पार्लियामेंटेरियंस नहीं भेजने पड़ते ना। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो तो यार देश के लिए बोल रहा हूँ, कौन सा मतलब उसमें मेरा फायदा है? मेरा फायदा बिल्कुल है कि भैया, मैं एज ए इंडियन ज़्यादा गर्व महसूस करूंगा। और इजरायली या अमेरिकन का, यू नो डर बोलो या भय बोलो या रिस्पेक्ट है, इसलिए है क्योंकि पता है उनके सिटीजन्स को, भैया आप छुओगे भी तो मतलब मोसाद आपको या सीआईए आपको चैन से रहने नहीं देगी, आपको पाताल से भी ढूंढ के मारेगी। और वो इसलिए है क्योंकि दे फाइट एस्केलेटरी वॉर्स, और कभी ना कभी हमको वो एस्केलेटरी वॉर लड़ना ही पड़ेगा। वो मैं मोदी 3.0 के टाइम पे बताऊंगा। ये मर्क्यूरी भी फोर्थ हाउस में होता है, शुक्र होता है, मंगल एंड, देखो मंगल सेवेंथ हाउस क्या है? लव, सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ लव, रिलेशंस। मंगल आर्मी वाला बंदा है। आर्मी वाला बोलता है यार ये सब आई लव यू, गुलाब दो, ये सब यार मुझे पसंद नहीं आता। यार मेरे को बोलो कि भैया कब ऑपरेशन करना है, ठोकना है। तो सेवेंथ हाउस मारक भी हाउस है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ मंगल विच लाइक्स द सेवेंथ हाउस, प्रोवाइडेड इट इज अ एरा ऑफ वॉर, क्योंकि लव एंड वॉर दोनों सेवेंथ हाउस में आता है। तो मंगल लाइक्स दिस, वीनस लाइक्स दिस। वीनस, इसलिए ये नेचुरल तुला राशि है, शुक्र का घर है। तो इस हिसाब से ज्योतिष सीखा जाता है। तो काफी लोग जब मुझे बोलते हैं कि भाई आपको ज्योतिष आता ही नहीं है, तो मैं बोलता हूँ हाँ भैया, नहीं आता है भैया।
एटलीस्ट आपके लेवल पे आके तो मेरे को ज्योतिष करना पड़े, वो तो नहीं आता मेरे को। कि भाई चार बटन खोल के अगर राहु केतु की रेमेडीज आपको बतानी है, तो भाई वो, और अगर वो ही देख के आप वो ज्योतिष समझ रहे हो, तो फिर भैया यू डोंट डिजर्व मी एंड आई डिजर्व डोंट डिजर्व यू ऑल्सो। हाँ। राहु नाइन्थ हाउस में होता है मरण कारक, क्यों? क्योंकि नाइन्थ हाउस धर्म का भाव होता है। सूर्य ट्वेल्थ हाउस का में होता है। ट्वेल्थ हाउस में क्यों होता है, ये देखो इंटरेस्टिंग है, जियो पॉलिटिक्स, इससे आप समझ सकते हो। सूर्य इज मरण कारक इन द ट्वेल्थ हाउस बिकॉज ट्वेल्थ हाउस इज द हाउस ऑफ गिविंग। और एक राजा कभी भी देता हुआ अच्छा नहीं लगता। राजा जो है वो हमेशा लेने के मूड में होना चाहिए। आप ज्योतिष को जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से बिल्कुल समझ सकते हो। चाणक्य नीति, सी चाणक्य क्या थे? चाणक्य खुद ज्योतिषी थे यार। तो कई बार जब लोग कहते हैं कि भाई आपको इतना कुछ पता है तो आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते हो, ये ऐसा ही बात है कि भाई आप अगर चाणक्य जी को बोलोगे कि भाई तू इतना बड़ा चाणक्य है, तो भैया तू क्यों नहीं राजा बना, तूने क्यों किसी और को बनने दिया? अरे भाई चाणक्य जी की कुंडली नहीं थी राजा बनने की। तो उन्होंने किसी कुंडली को देखा कि भैया ये राजा है और ये वो करेगा कि भाई जो देश को जरूरत है। और जब वो भी अपने पद से थोड़ा डगमगा गया, तो चाणक्य जी भी उनकी क्लास लेते थे। क्यों लेते थे? देश के चक्कर में। तो सूर्य हमेशा लेता हुआ अच्छा लगता है, जब राजा को देना पड़ता है ना तो वो मरण कारक में होता है। राजा जब बुद्ध की बात बात करेगा, या बेसिकली दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, या हमें वॉर नहीं चाहिए, तो दैट मीन्स भारत का जो सूर्य है वो मरण कारक में जाता है। आप उसको एक लंबे पर्सपेक्टिव से समझो। और यही चीज़ पे मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है कि भैया आप क्यों कर रहे हो ये? नेट नेट देश के लिए ये अच्छा नहीं है। और आपको याद होगा कि भाई मेरा जो थोड़ा बहुत गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन भी बोल सकते हो, लेकिन फ्रस्ट्रेशन देश के लेवल पे है। पर्सनली तो महादेव की कृपा से सब कुछ ठीक ही जा रहा है। पर ये क्यों है, आप ये चीज़ समझो। और ये चीज़ मैं पहले कह भी चुका हूँ, लेकिन अभी आपको संक्षेप में वापस एक रिकैप देता हूँ। ये मोदी जी का 3.0 का स्वेरिंग इन चार्ट है। और आपको याद होगा कि जो भी उस वक्त मैंने यूट्यूब में जहाँ जहाँ गया था, इंक्लूडिंग जयपुर डायलॉग्स, मैंने एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन किया था कि भाई ये ऐसा हॉरोस्कोप है कि मोदी जी चाहे या ना चाहे उनको युद्ध लड़ना पड़ेगा। याद होगा सबको। और ये क्यों बोला था? कि ये वृश्चिक लग्न है और उसके दो लग्नेश है। हाँ। ये सिक्स्थ हाउस उसको जैमिनी सूत्रज में कहते हैं दंड, और इसको हर भाव कहते हैं। तन्नो तने दंड हर। तो ये जब मैंने कॉम्बिनेशन देखा, सेवेंथ हाउस ऑफ लव एंड वॉर में चार प्लैनेट्स है। हाँ। ट्राइन्स में राहु है। आप पे षड्यंत्र बहुत होगा, लेकिन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू बेसिकली गो फॉर योर एनिमीज। वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, आपको करना पड़ेगा। अभी आपको जख मार के करना है या प्रोएक्टिवली करना है? प्रोएक्टिवली करोगे तो भारत की इज्जत ज्यादा बढ़ेगी। जख मार के करना पड़ा कि भाई एज अ लास्ट ऑप्शन, तो टू दैट लेवल वी विल लुक लिटिल वीकर। और ये चीज मैं अब नहीं कह रहा हूं, ये चीज मैं 2 साल से, जो लोग मुझे रैशनली फॉलो कर रहे हैं वो एग्री करेंगे, और उनको पता है कि मेरी जो आंखें खुल गई थी वो इस चार्ट को और डोनाल्ड ट्रंप के स्वेरिंग इन चार्ट को, वो भी मैं बताऊंगा क्या है। वो देख के मैंने क्लियरली बोल दिया था। और आपको याद होगा कि इस टाइम पे भी जो निमित्ता आया था ना, जो प्रधानमंत्री जी का जो स्वेरिंग इन हुआ था, उस वक्त एक बिल्ली को देखा गया था। याद होगा पीछे से राष्ट्रपति भवन में एक बिल्ली पास हुई थी। वो निमित्ता था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि भाई ये दो में से एक लग्न लॉर्ड तो स्ट्रांग होगा, विच विल गिव द इम्पैक्ट फर्स्ट। तो
मैंने बोला था कि भाई पक्का वॉर होगा। क्यों? क्योंकि दिस मेष राशि, क्योंकि जो बिल्ली होती है ना, कैट्स, कैट्स आर एसोसिएटेड विथ मेष राशि। तो वो एक मेरे को महादेव ने या वेद व्यास ने निमित्ता दे दिया कि कार्तिक, दिस विल बी मोर स्ट्रोंगर। तो उसके 6 महीने बाद जयपुर में कॉन्फ्रेंस हुई थी मेरा और वैभव का, वैभव सिंह का, एक ओपन एयर हुआ था। और वैभव सिंह को मैंने ओपनली बोला था वहां पे कि भाई वैभव, मोदी जी को, वेदर ही लाइक्स इट और ही डजेंट लाइक इट, ही विल फाइट अ वॉर, एंड दिस टाइम विल ब्रेक लॉट ऑफ बैरियर्स, क्योंकि हम लोग एलओसी को क्रॉस करेंगे। अब तक जनरली हम लोग वो एक एक बैरियर रखते थे, राइट, कि हमको एलओसी क्रॉस नहीं करना है, या जो भी हमने किया है वो हमारे पार्ट ऑफ कश्मीर में किया है, क्योंकि हम बेसिकली कश्मीर को अपना मानते हैं। एक बॉर्डर रीजन में हम लोग करते थे। तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने वो चीज़ क्रॉस की। ब्रह्मोस अगर हमारा नूर खान बेस या उनके रैयार खान या कैराना हिल्स वगैरह में जाता है, तो टेक्निकली स्पीकिंग एनी मिसाइल इज एन इंडियन आर्मी। तो एक बहुत बड़ा माइंड ब्लॉक और बैरियर हमने तोड़ा, जिसके लिए मोदी जी को शत शत नमन। मेरे जैसे लोगों का प्रॉब्लम ये है ही नहीं, हम तो अमन की आशा वाले है ही नहीं। हम ये नहीं बोल रहे कि आपने क्यों मारा, हम तो बोल रहे आप क्यों रोके, आप रुके क्यों। ओके। बट ये मैं आपको ज्योतिष रीजनिंग बोल रहा हूँ, कई बार लोगों को समझ नहीं आता है ना। अभी देखो, मैं कमेंट सेक्शन देखता नहीं हूँ, और कमेंट, मेरे स्टूडेंट्स भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई कार्तिक जी, क्या हम उनको ठीक ठाक करें? मैं बोलता हूँ नहीं, आप नहीं वेस्ट टाइम करोगे। दे आर बेसिकली टेकिंग माई राहु बाय bitching अबाउट मी, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली दे विल इन दिस लाइफ दे विल नेवर अंडरस्टैंड अ गाय लाइक मी। उनके नसीब में है नहीं, ठीक है, नेक्स्ट जन्म में होगा कभी, या इस जन्म में कभी रियलाइजेशन होगा, जब उनका भी एक मोहभंग कभी होगा कि भाई इन लुकिंग ट्राइंग टू लुक पीसफुल वी आर लुकिंग हार्मलेस, राइट। तो ये देखो, तो ये चार्ट को मैंने बेस बना के बोला है कि भैया ये मोदी जी को समझना पड़ेगा कि भैया हमको बड़ा युद्ध लड़ना पड़ेगा। और स्पेशली जो हमारे आजू बाजू में रिजीम चेंजेस हो रहे हैं, सब जगह हमारी एक्चुअली देखा जाए तो यार, प्रो गवर्नमेंट तो, प्रो इंडिया गवर्नमेंट तो है ही नहीं यार, कहीं पे, हार्डली कहीं पे। और जहाँ पे है, उनका ट्रस्ट गेन करने के लिए या हम उनको पैसा दे रहे हैं, या तो चावल दे रहे हैं, या तो ओपन क्रेडिट लाइन दे रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका हो या, वही हो रहा है यार, विथ ए हैंड ऑन योर हार्ट, वही हो रहा है। तो आप सोचो कि हम, और अच्छा देखो नरेंद्र भाई का आप चार्ट देखो। देखो नरेंद्र भाई का एक जो योग है, इसको हम सिंहासन योग कहते हैं, 10th लॉर्ड इन द सेकंड। एंड चंद्रमंगल योग, बेसिकली ये फियर्स फाइटर का योग होता है। हाँ। नरेंद्र भाई का जब चंद्र दशा आया था, ये रफली मार्च 2013 में शुरू हुआ, जो मेरी मेमोरी कहती है। हाँ। तो ये जब शुरू हुआ था, इस बेसिस पे मैंने बोला था कि नरेंद्र भाई मोदी तो प्रधानमंत्री पक्का बने थे। और ये प्रेडिक्शन मैंने 2012 में दिया था कि ही विल बी ए 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर। और ये एक, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई उस वक्त बीजेपी से मोह था इसलिए, ये प्रेडिक्शन मैंने अरविंद केजरीवाल के लिए भी किया था कि ही विल बी ए 3 टाइम चीफ मिनिस्टर। 3 टर्म खत्म हुआ, चौथा टाइम में निकल गया। मोदी जी का 4th टर्म होगा नहीं होगा वो बात की बात है, वो हम विल एड्रेस द सिचुएशन लेटर ऑन। बट मैं कहना क्या चाहता हूँ, चंद्र दशा में सारे एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे थे कि यार कार्तिक, यार ये 10th लॉर्ड तो डेबिलिटी का है, नीच का चंद्र है, कैसे उनको राजयोग मिलेगा, क्या बात कर रहा है तू, तेरे गुजरात का है, गुजराती है, इसलिए तू कुछ भी उनको सपोर्ट करता है, उनको जानता कौन है गुजरात के बाहर। तो मैंने उनको बोला था यार, ये जब एक योग बन जाता है, जब प्लैनेट एक दूसरे प्लैनेट के साथ होता है ना, तो वो प्लैनेट अकेला नहीं रहता, वो योग बन जाता है। तो जो चंद्र रिजल्ट देगा, वो मंगल का देगा।
मंगल अपने घर में है, वृश्चिक में। ही विल बी अ फियर्स फाइटर, ही विल विन एंड ही विल विन विथ अ मेजोरिटी। प्रॉब्लम उनको कहाँ आया? जब मंगल दशा शुरू हुई। मंगल दशा रफली मार्च 2023 में शुरू हुआ है। हाँ, तब भी मैंने बोला था ही विल स्टे इन पावर। हाँ, लेकिन अभी देखो, अगर चंद्र ने और मंगल का रिजल्ट दिया, तो मंगल चंद्र का रिजल्ट देगा। करेक्ट। चंद्र इज वीक, टेंथ लॉर्ड इज इन डेबिलिटी। टू टॉप इट, चंद्र इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ मदर, कारक होता है जो, मदर माँ का कारक। उनकी माँ का देहांत हुआ, उसके बाद ये फर्स्ट टाइम मोदी जी 240 पे आए हैं, विच इज नॉट अ परफेक्ट मेजोरिटी, क्योंकि ऑलरेडी चंद्र वीक है। और जो उनका कारक है माँ का, वो माँ भी उनकी देहांत हो गया इलेक्शन के पहले। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को जो वीक हुए हैं, इन ए वे इज इन इज चंद्र दशा, एंड हिज मदर इज नो मोर ऑल्सो। देखो, एज अ ज्योतिषी हम भी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब सारा ज्ञान, क्योंकि ज्योतिष तो इतनी बड़ी सब्जेक्ट है ना, कोई क्लेम नहीं कर सकता उसको सब आता है। वी आर ऑल स्टूडेंट्स। कोई थोड़ा आगे है, कोई थोड़ा पीछे है, बस वही फर्क है। बट मैं तो एटलीस्ट डेली सीखता हूँ, और अपने फेलियर से ज़्यादा सीखता हूँ। ओके। तो बस यही है। अभी ये देखो, मंगल दशा उनका खत्म होगा रफली 2030 में। हाँ, तब मेरे ख्याल से राहु दशा शुरू होगा। हाँ, और आप ये देखो, यहाँ पे परिवर्तन है राहु और गुरु का। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ पावर। तो यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। और बेसिकली राहु में गुरु की दशा रफली आएगी, 2031 के आसपास, 31-32। और दैट विल बी द मैक्सिमम टाइम आफ्टर विच ही शुड नॉट प्रोलॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। और इसी बेसिस पे मैंने बोला था कि भाई आप योगी जी को तब तक आप डिले कर सकते हो। और उसके पहले भी हो सकता है, ही कैन ऑब्वियसली, जैसे मैंने बोला है कि भाई मई 2026 सॉरी, टू मई 2027, ये एक बहुत ही कठिन समय है। कठिन इन द सेंस कि अगर वो फ्रंट फुट पे खेले, तो मतलब हमको हम सब बोलेंगे कि यार हमारे पुराने मोदी जी हमको मिल गए। और अगर वो डिसीजन मेकिंग में टाइम लेते रहे, तो यू नो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड। और ये चीज़ मैंने बहुत पहले बोली हुई है। और अभी उस वक्त जो मेरे को पसंद नहीं कर रहे थे, काफ़ी लोगों को अभी लग रहा है कि हाँ यार, मोदी जी पे प्रेशर तो बहुत है। समझे? क्योंकि अगर हम बांग्लादेश में कुछ नहीं करते हैं, तो सी, पूरा गेम आपको समझना पड़ेगा। वो एट द टॉप लेवल चाइना खेल रहा है, CIA भी खेल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर चाइना को आपसे कन्वेंशनल वॉर करने की अभी ज़रूरत ही नहीं है ना। वो आगे कोई ना कोई ऐसे ही अपने जूनियर को भेजता रहेगा। और अगर उस जूनियर को हम डील नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको भी सोचना पड़ेगा। बस यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। ये देखो, डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट, स्वेरिंग इन चार्ट। आपको याद होगा, मैंने बोला था कि भाई, क्योंकि वो बाहर करने वाले थे, उस वक्त ठंडी बहुत थी, तो फिर वो स्वेरिंग इन अंदर हुआ था। तो इंटरनल हाउसेस आर हाउसेस 1 and 4, एक्सटर्नल हाउसेस विद इन द क्वाड्रेंट आर हाउसेस 7 and 10। तो यहाँ पे देखो, लग्नेश मंगल फोर्थ हाउस में है, डेबिलिटी का है, रेट्रोग्रेड भी है। और केंद्र में सूर्य है। और एक जो दूसरा प्लैनेट मर्क्यूरी है, ये रजस प्लैनेट है। हाँ, और ये मंगल और सूर्य जो है वो अग्नि प्लैनेट है। इसकी नीति होती है दंड नीति, और ये होती है दाम नीति। और अगर उसको दंड करना है, तो ये होगा उसके टैरिफ का दंड।
हाँ, या तो फिर आप उससे डील कर दो कि भैया मैं आपको हवाई जहाज देता हूँ अपना, और या तो फिर आपको मेरे रेयर अर्थ दे दूंगा, या तो आपकी कंपनी यहाँ पे खोल दो अपने बेटे के नाम पे, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हम ट्रेड करेंगे। तो वो एक चीज़ है। बट नेट नेट वो, मैंने एक अश्वमेध यज्ञ टर्म यूज़ किया था कि भैया वो फर्स्ट ईयर में तो वो प्योर डेबिलिटेटेड मंगल की तरह बिहेव करेगा कि लुट जाऊंगा, टूट जाऊंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा ऐसा टाइप। और मैंने बोला था कि भाई सेकेंड ईयर में वो थोड़ा रीजनेबल बनेगा, रीजनेबल फॉर इंडिया टू डील विद। ट्रम्प का रीजनेबल मतलब वो नॉर्मल पर्सन के एसेंट्रिक होता है। तो वो मैं होप नहीं दे रहा हूँ कि भैया वो एकदम कोई मेच्योर्ड लीडर बन जाएगा। बट देर विल बी सम थिंग विच विल हैपन, विच इज़ रफली अभी 20th जनवरी के बाद। सो 20th Jan टू 20 Feb, टू 20 Jan, ये 2026 टू 2027, वी कैन होप फॉर सम बेटर टीम या कोई बेटर कंसल्टेंट वगैरह आएगा, थोड़ा रीजनेबल बनेगा। बट नेट नेट वो अमेरिकन पॉलिसी वही रहेगी। उसका मेन प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे, विच विल बी फ्रॉम रफली Feb Jan 2027 to 2028। यहाँ पे उसको बड़ी मुश्किल होगी। ओके, पर वो हम बात उस वक्त करेंगे। तो ये है ना। बट ही इज प्लेइंग हिज हॉरोस्कोप। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? कि वो जो अपना स्वेरिंग इन चार्ट है, ही इज प्लेइंग हिज कार्ड्स। वो 10 डिसीजन ले रहा है, हो सकता है एक दो में वो गलत भी होगा, लेकिन आई वुड प्रिफर अ लीडर हु टेक्स डिसीजन रादर देन अ लीडर हु डजंट टेक डिसीजन। ये मैं बहुत ही स्ट्रेट बात करता हूँ कि आप अगर सोचते ही रहोगे कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, फिर तो मतलब वो बच्चा उस वक्त पैदा हुआ होगा, वो भी अभी दौड़ना शुरू किया होगा। जो हमारे फील गुड एनालिसिस बोलते हैं ना, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ये देखो ऑपरेशन सिंदूर का जो चार्ट है, अभी ज़्यादा क्या बोलूँ। ये देखो, गुरु वृषभ में था। हाँ, ये 7 मई को हुआ था, रात को 1:10 को। मैं खुद दिल्ली में था, और मैं दिल्ली में रह के कह रहा था कि डोंट स्टॉप। सो काफ़ी बार लोगों को नहीं पता होता ना, ये 1.5 GB गैंग में इसलिए कहता हूँ कि दिस आर पीपल हु आर एब्सोल्युटली इग्नोरेंट ऑफ फैक्ट। तो मैं उस वक्त दिल्ली में था और मैं कह रहा था डोंट स्टॉप, क्योंकि काफ़ी बार लोग ये भी कहते हैं कि यार तुम तो इंडिया में रहते नहीं हो, तुमको क्या होगा, मिसाइल गिरेगी तो हम पे गिरेगी। तो भैया मैं वेरी मच देर था, और प्रॉपर दिल्ली में था कि डैमेज होता तो शायद मैं जिस एरिया में था वहाँ पे पहला डैमेज होता। ओके। और आप देखो ये पाकिस्तान का चार्ट है। तो टिपिकली जुपिटर इन ट्रांजिट वाज इन धन भाव। हाँ। तो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसी वक्त आपको याद होगा कि 7 तारीख या 8 तारीख को ही वर्ल्ड बैंक ने उनको 1 या 2 बिलियन डॉलर का लोन ग्रांट कर दिया। और उसके बाद भी थोड़ा प्रोफाइल उनका इंक्रीज हुआ है। तो मेरा मेरा उसमें क्या कहना था, एक एक मैं प्योरली बेस्ड ऑन ज्योतिष बात कर रहा था कि आप अगर थोड़ा रुक जाते, यहाँ पे आ जाता, तो आपको दोनों मिलता, प्रॉपर विक्ट्री भी मिलता, और आपका वर्ल्ड स्टेज में आपका एक अलग ही लेवल का और प्रभाव बढ़ता। तो आई वॉज ओनली स्पीकिंग फॉर माई कंट्री। लेकिन वो फैक्ट अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा है, तो आई डोंट माइंड बीइंग कॉल्ड वॉट एवर यू वांट टू कॉल मी। लेकिन जो सत्य है वो है। अभी देखो ये हमास का पीस डील, ये तो मैंने हंसते हुए ही बोला था कि भाई ये पीस डील चलने ही नहीं वाला है। क्यों? क्योंकि ये गुरु मरण कारक स्थान में है। जो मैं चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हो, ताकि हमारा पीस डील ना हो, और हम मतलब पीस डील हो तो भी हमारे टर्म पे होता सब कुछ। हाँ, ये गुरु मरण कारक में है, लेकिन वहां पे चंद्र है। तो जो भी ट्रम्प को
तालियां वालियां बजवानी थी वो सब उसने किया। खैर दैट इज पॉलिटिक्स। और उस पे भी मैंने बोला है। दिल्ली ब्लास्ट में आप देखो। हाँ, गुरु उच्च का है लेकिन एमकेएस है, तो टेक्निकली वो एमकेएस इफेक्ट टू दैट एक्सटेंट काफ़ी कम हो जाता है। आप देखो, मर्क्यूरी, ये शुक्र, कितने सारे प्लैनेट्स एमकेएस में हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग हम लोग बहुत लकी थे कि, देखो, ये लग्नेश भी है ना, लग्नेश इज इन एमकेएस। इसका दूसरा लग्न लॉर्ड मून है। मून इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एमकेएस। तो इंडिया टेक्निकली बच गया। आप 3,000 टन आरडीएक्स, या 3,000 किलो, सॉरी, आरडीएक्स वगैरह होता है तो। पर मैंने उस वक्त भी बोला था कि भैया ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसके तार आपको और जुड़े हुए मिलेंगे। और मेरा वरी जो है वो यहाँ पे है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सक्सेसफुल ना हो। हाँ। अच्छा, देखो देखो, लोगों को पसंद नहीं आता जब मैं चाइना की बात करता हूँ। देखो, चाइना का कुंडली आप देख लो। हाँ, जैसे कंट्री का भी चार्ट होता है ना, चाइना का चार्ट है। चाइना के केंद्र में 3 ग्रह है। मंगल डेबिलिटी है। हाँ, ये बेसिकली पाकिस्तान है जिसको वो पाल रहा है। दूसरे 2 ग्रह है वो शुक्र और चंद्र है। भारत का लग्न क्या है? टॉरस। हाँ, वृषभ लग्न है। वृषभ के 2 लॉर्ड कौन है? चंद्र और शुक्र। तो उनका जो भी उन्होंने रीडिंग किया है ना भारत का, वो परफेक्ट किया है। क्योंकि उनको पता है कि भारत में वो इंटरनल स्ट्रेंथ है कि वो उनसे बेटर हो सकते हैं। तो उनका शत्रुबोध एकदम क्लियर है। और क्योंकि वो इलेक्शनरिंग नहीं होती है, या डेमोक्रेसी नहीं है, कई बार वो डेमोक्रेसी ना होना बहुत बड़ा एडवांटेज होता है फ्रेंकली स्पीकिंग। क्योंकि कांस्टेंट इलेक्शन वगैरह नहीं होते हैं। तो उन लोग क्लियर थ्रेट परसेप्शन है कि भाई इंडिया है। और उन लोग क्लियर है कि भाई एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहेंगे। इस जंगल में एक ही शेर। भारत कह रहा है इस जंगल में हम 2 शेर, वो कह रहा है इस जंगल में एक ही शेर। तो तो इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूं कि भैया भारत, चाइना आपसे कन्वेंशनली लड़ेगा ही नहीं। यू नो उसके पास तो ये डेबिलिटेटेड मंगल है ना केंद्र में। तो उनके पास तो वो भाड़े के अपने सोल्जर्स होंगे। और भाड़े के अगर सोल्जर्स, भले उनको पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, या अपना एक फैक्शन उनको कहीं पे भी हमारे बॉर्डर्स में मिल जाता है ना यार उनके पास। तो अगर ये मैं ओपनली बोलता हूँ तो भाई, इस लॉजिक पे बोलता हूँ, आप समझ नहीं पाते हो वो आपकी गलती है मेरे भाई। अभी देखो, मैं 2024 में, हाँ, ये दिसंबर का वक्त है, मैंने एक इंटरव्यू दिया था, एक यूट्यूबर है आदि अचिंत नाम का। हाँ, वहाँ पे मैंने दिसंबर में बोला था कि भैया 2025 में ईरान को कोई नहीं बचा सकता, पक्का उसको ठोकेंगे। हाँ। और एंड यू लुक एट कि भाई 2025 में ईरान को ठोका था। और अभी भी मैंने इनफैक्ट जयपुर डायलॉग्स की लास्ट जो वीडियो की उसमें भी मैंने बोला कि भाई मई 2026 तक, और उस वक्त तक कोई ईरान की बात ही नहीं कर रहा था। आप वो जब रिकॉर्ड किया था, ईरान तो एकदम कोई मतलब भूल ही गया था ऑलमोस्ट। और इनफैक्ट मैंने बोला संजय जी, ये सारे डिस्कशन में हमको ईरान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मई 2026 तक वो एरिया हॉट रहेगा। और महादेव ने या माँ सरस्वती की इच्छा थी, इमीडिएटली वो वीडियो शुरू हुआ, उसके बाद ईरान हॉट हो गया वापस। सडनली इसराइल ने बोलना शुरू किया है कि भैया हमको कुछ करना चाहिए। अमेरिका बोल रहा है कि B2 बॉम्बर मेरे, यू नो इस बार खाली तेल वेस्ट नहीं जाएगा, लेकिन अगर जाना है तो कोई बड़ा ऑपरेशन के लिए ही जाएगा। 37 आवर्स आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट। उसका मतलब बेसिकली वो बोल रहा है कि भाई कोई क्रेडिबल एविडेंस मिला तो इस बार कुछ बड़ा करेंगे। तो अगेन ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के बेसिस पे है।
तो तो कहने का मतलब ये है कि अभी हर टाइम मैं आप लोगों को ये बताऊंगा ना, तो आप ही लोग कमेंट सेक्शन में कहोगे कि अरे यार कार्तिक जी बहुत, आप शो ऑफ करते हो कि आपको बहुत कुछ पता है। आप हमको सिर्फ बताओ क्या होने वाला है। अच्छा, अभी एक दूसरा सेक्शन होता है जिसको, मतलब वो यूट्यूब रील, उन्होंने, अरे इंस्टा रील देखते रहते हैं 24 घंटे। तो उनको लगता है कि वो और 1 मिनट में ही आप हमको सब बता दो 2026 में क्या होने वाला है। पर भाई मेरे, मैं वो तो कर नहीं रहा हूँ। तो आप जब एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखते हो, तो आप उसका रील में क्यों संक्षेप में देखना चाहते हो? तो आप रील देखते रहो, आप देख ही रहे हो। हाँ। तो ये सर्टन चीज़ें हैं। तो आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल रैशनल, तो आप पूछ सकते हो। बाकी मैं लोगों को यही बता सकता हूँ कि भैया, मैं चेंज नहीं हो सकता। हाँ, मैं चेंज नहीं हो सकता इन द सेंस कि मैं तो देश के लिए बोलूँगा। आपको पसंद आए ना पसंद आए, अलग बात है। आपको गाली देनी है, देते रहो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझना भी पड़ेगा कि भैया, अगर सब लोग 24 घंटा मास्टर स्ट्रोक ही कहते रहेंगे, या तो सब लोग व्यूज के ही चक्कर में पड़े रहेंगे, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं यार। राइट। मेरे को देखो, ऑनेस्टली मेरे को काफी लोग बोलते, कार्तिक जी, मतलब आपकी ठीक ठाक फॉलोइंग है, आप अपने यूट्यूब पे क्यों कंटेंट नहीं डालते? यूट्यूब का तो बहुत अच्छा रेवेन्यू है। और मैं उनको मुंह पे बोलता हूँ, ये रेवेन्यू के चक्कर में मैं ना पड़ जाऊं, इसीलिए मैं अपना जो यूट्यूब का चैनल है वो भी डीमोनेटाइज करके मैंने रखा है। क्योंकि उसमें होगा क्या कि, देखो, पैसे किसको अच्छे नहीं लगते। मैंने एक वीडियो किया, फिर मुझे लगेगा कि अरे यार, यहाँ पे मैंने मोदी जी की तारीफ ज़्यादा की तो मेरे को बढ़िया व्यू आ गए। तो मेरे को, फिर मैं सोचूंगा कि अरे यार, यहाँ पे मैंने पाकिस्तान को 25 गाली दी तो व्यू अच्छे आए। अरे यहाँ पे मैंने 50 गाली दी तो और अच्छे आए, $1000 मेरे को और मिले। लेकिन उस चक्कर में अगर मैं गिर गया ना, तो फिर मैं फैक्ट्स बता ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं फिर अपनी ऑडियंस का एक हॉस्टेज हो गया हूं। फिर मेरे को वो भारत माता की जय, अ, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पीकेएम के बी, और फील्ड मार्शल और मरियम बंकर, ये वो कैराना में रेडिएशन हो गया, वही चीज़ मेरे को करना पड़ेगा। जबकि डे वन से मैंने बोला था कैराना में कुछ नहीं हुआ है। आई डन अ प्रश्न, एंड इनफैक्ट जोकिंगली मैंने एक बड़े आर्मी के ऑफिसर को बोला था कि भैया, केराना का जो रेडिएशन की आप बातें कर रहे हैं, वो आपके, मेरे और आपके पेट की गैस नहीं है कि वो रेडिएशन शुरू हो जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा। आईएईए वाले हमारी बैंड बजा देते, या तो फिर इट वुड हैव बीन ऑन अ रेडार कि भाई रेडिएशन हो गया। और वहां पे हम लोगों ने कितने टाइम, आप देखो ना, हमारे तेजस्वी लोगों ने शुरू करके रखा था, कितने लोगों ने तो वहां पे कुकिंग करा दी। मैंने बोला कुकिंग करा दी है, 4 सीटी भी बजा दो। तो उनको भी अच्छा नहीं लगता कि यार कार्तिक तू, मतलब थोड़ी बहुत हमारी ही लेता है। पर क्या करूं यार, उस व्यूज के चक्कर में, उस एल्गोरिदम के चक्कर में आप फिर सच नहीं बोल पाओगे। और और नेशनैलिटी या नेशनलिज्म सिर्फ ये नहीं होता है कि भाई आपको 24 घंटा सिर्फ भारत माता की जय बोलना है। भारत माता के लिए तो हम खड़े हैं। हाँ। बहुत नसीब होता है तब जाके कोई अपनी कंट्री के लिए जान देता है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम थ्रेट थ्रेट परसेप्शन ना करें। एंड थ्रेट परसेप्शन नॉट बेस्ड ऑन कि भाई मेरे को मोदी जी पसंद नहीं है, या मेरे को योगी जी को लाना है, या मेरे को दोनों को हटा के राहुल गांधी को लाना है, या राहुल को हटा के मेरे को ये करना है। वो सब मैटर नहीं करता है। किसी को भी लाओ जो देश के लिए, अगर वो नॉन वोक है और एब्सोल्युटली देश के लिए काम कर रहा है, आई एम देयर फॉर इट। मेरे को फ्रैंकली स्पीकिंग कोई अभी पार्टी पार्टी का ये नहीं है, पर हमारी एक मजबूरी भी है कि भाई, कांग्रेस इतनी फुद्दू पार्टी है कि भाई कांग्रेस को तो वोट देना कोई देशभक्त सोच भी नहीं सकता। चलो, देशभक्त भी मेरे को नहीं बोलना है, क्योंकि जो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं उनको मैं कोई एंटी नेशनल नहीं बोलना चाहता हूँ। उनको अपने लॉजिक के हिसाब से लगता है, बट एटलीस्ट फॉर मी, आई एम नॉट रेडी टू वोट फॉर कांग्रेस अंडर राहुल गांधी फॉर श्योर।
कल को कोई लीडरशिप चेंज हुआ, कल को उनका माइंडसेट चेंज हुआ, कल को दे डू व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर इंडियन, और वो जो करंट उनका माइंडसेट है चेंज हुआ, तो क्यों नहीं? मैं कोई कटप्पा थोड़ी हूं कि भाई पूरी जिंदगी मैंने बीजेपी के साथ रहने का वादा किया है। लेकिन वो दिन कांग्रेस का आएगा नहीं, वो आप भी जानते हो, मेरे मैं भी जानता हूं। तो आई एम गोइंग टू बी अ बीजेपी वोटर। लेकिन बीजेपी वोटर होने के साथ मैं लॉजिकली रैशनली क्रिटिसिज्म करता रहूंगा। और उसके लिए आपको अगर मेरे को कुछ भी बोलना है तो यू नो बिल्कुल आप बोलते रहिए। तो इसी के साथ मैं हाँ, एक लास्ट पॉइंट मेरे को कहना चाहता हूँ। जो लोग 24 घंटा लोगों को, एनआरआई वालों को गाली देते रहते हैं, और ये कॉमन होता है कि भाई तू वहां पे रहता है, तू क्यों बोल रहा है, या बेचारा ये मैं काफी लोगों को देखा हूँ कि कोई बेचारा अमेरिका में रह रहा है, रैशनल बात कर रहा है बेचारा, लेकिन उसके जो आर्ग्यूमेंट है, उसका लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का कोई आपके पास आंसर नहीं है, तो आप बोलोगे तू तो साला अमेरिका में रहता है, तू क्यों बोलता है, तू तो देशद्रोही है। अरे भाई, एनआरआई जो है वो भी भारत के ही लोग हैं। प्रभु श्री राम को भी वनवास गिरा था ना, तो हम सब भी वनवास का ही जैसे हम लोग हैं। तो क्या प्रभु श्री राम 14 साल के लिए चले गए थे तो वो अपनी मर्जी से गए थे? उनकी कोई मजबूरी थी, अपने पिता के वचन की वजह से गए थे। हमारे चार्ट्स में बाधाकेश ने वो काम किया है। बाधाकेश अगर एक्टिव हो जाता है तो आपको अपने देश से या अपनी जमीन से दूर जाना पड़ेगा। टेक्निकली स्पीकिंग तो हम सोमनाथ छोड़ के मुंबई भी क्यों आते हैं? वो इटसेल्फ इज गोइंग अवे फ्रॉम योर होम कंट्री। तो एनआरआई जो है वो कोई मतलब, वो तो बेचारा भारत से सबसे कम लेता है, खाली पासपोर्ट ले रहा है। बाकी तो वो इन्वेस्टमेंट भी भारत में कर रहा है, रेमिटेंसेस भी भेज रहा है, काफी कुछ कर रहा है भारत के लिए। और मैं क्या बोलूं, कितने लोग भारतीय जो बाहर रह रहे हैं वो देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे ओपनली कह नहीं सकता हूँ। और काफी जो उनको गाली दे रहे हैं उनसे तो 1000 गुना ज्यादा कर रहे हैं। और कई बार जो गाली दे रहे हैं वो खुद लाभार्थी होते हैं, वो चावल भी उन्हीं टैक्स पेयर के पैसे से खा रहे हैं और उन्हीं टैक्स पेयर को गाली दे रहे हैं। अभी आप क्या बोलोगे? तो मैं हाथ जोड़ के लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि बात मेरी नहीं है, कोई भी एनआरआई हो भाई, है वो इंडियन ही है यार। और अगर वो रैशनल चीज बोल रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करो यार। और अगर वो रैशनल चीज नहीं बोल रहा है तो उसको आप रैशनली डिबेट करो। गाली दे के क्या फायदा है उसको सिर्फ? और आपने इंडिया में रह के मतलब क्या उखाड़ लिया? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, कि आप अगर सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन यही है कि भाई मैं इंडिया में हूं और आपने इंडिया छोड़ दिया, तो भाई बस यही क्वालिफिकेशन है? शायद मैंने इंडिया छोड़ के इंडिया के लिए 10 ऐसे काम किए जिसको मैं ओपनली गिना नहीं सकता हूँ, और आपने कुछ नहीं किया। तो नेट नेट माँ भारती की सेवा ज्यादा किसने की, आपने या मैंने, जो अब देश से दूर रहता है? कड़वा सत्य है, लेकिन कई बार यार ये बोलना पड़ता है, क्योंकि ये हम्बल रहना वो सब नहीं। कई बार वी हैव टू गिव देम द मेडिसिन, और यू हैव टू स्पीक टू देम इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। तो बस यही था आज के लिए। एंड आई थिंक मोर और लेस आई हैव डिस्कस्ड व्हाट आई वांटेड टू। ये न्यू ईयर का टाइम था, मुझे एक आई नीडेड टू गेट इट आउट ऑफ माई चेस्ट, एंड आई होप आप उसे वैल्यू करते हो। आई एम ओपन टू योर क्वेश्चंस, क्योंकि इसके मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, क्योंकि एक होपफुली लॉजिकल और रैशनल क्वेश्चंस और कमेंट्स आएंगे। गाली वाले भी देते रहो, आप अपना काम चालू रखो, आपको मैं रोक नहीं रहा हूँ। बाकी सबको हैव ए ग्रेट 2026। नमः शिवाय। भारत माता की जय।